तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 18 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आने वाला है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। वहां पर ये प्रश्न सीधे सीधे रिपीट होंगे। ठीक है, अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कब आपका एग्जाम है। इसके अलावा अपने प्रश्नों को, अपने शिफ्ट में जितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं, 1 या 2 या 4 जितने प्रश्न आपको याद रहते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि सही एग्जाम एनालिसिस लोगों तक पहुंच सके। नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर सेंड कर देना है, और 1 घंटे के या 1.5 घंटे के अंदर ही सेंड कर देना है। ज़्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने नाम के साथ में सेंड करेंगे तो अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट ए की बात करने वाले हैं, जो हर सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, पार्ट ए में लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम का एग्जाम ऐसे डिटेल जानकारी के साथ में केवल सक्सेस जंक्शन पर ही आपको मिलता है। चलिए हिंदी की बात कर लेते हैं। तो 4 प्रश्न आपके गद्यांश से हिंदी में पूछे गए थे, और 4 ही प्रश्न आपके पद्यांश से पूछे गए थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपका संधि से भी बना था। तो कुल मिलाकर के लगभग 10 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे गए हैं, और हिंदी ऐसी थी कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश से पीक्यूआरएस से आपके 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं। पीक्यूआरएस की ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी पीक्यूआरएस से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पीक्यूआरएस बाई सक्सेस जंक्शन आप अगर सर्च कर लेंगे तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उसको जरूर देख करके जाइएगा। ट्रिक के द्वारा आप ये 3 से 4 नंबर अपने प्राप्त कर सकते हैं। बात रीजनिंग की करते हैं। तो रीजनिंग में एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से पूछा था, और एक प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष से पूछा था। तो कुछ ऐसे आज आपके मैथ के एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बाल विकास से किस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो देखिए, बाल विकास से कोहलबर्ग ने कितने नैतिक विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, ये प्रश्न पूछा गया था। और उसके बाद थेडरिक फ्रोबेल से एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद बुद्धि से एक प्रश्न, कोहलर से एक प्रश्न, और लॉजिकल बाकी के जितने प्रश्न थे वो सब आपके लॉजिकल मेंटलिटी के आधार पर जो है प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे। देखिए, जिन लोगों ने हमारे पास जो प्रश्न भेजे हैं, वो जितने भी प्रश्न उनको याद रहे हैं। ऐसा नहीं कि एज इट इज ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, बिल्कुल मतलब कि जैसी लाइन लिखी हो ऐसी लाइन याद आई थी। लेकिन जितने भी प्रश्नों को जिस तरह से याद रहते हैं लोगों को, वे अपने प्रश्नों को उसी तरह से हमारे पास में भेज देते हैं। फिर डिटेल में हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। आपको अगर और भी कोई प्रश्न याद हो तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आगे एग्जाम में मदद मिल सकती है लोगों को। ठीक है, चलिए मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं। मेन सब्जेक्ट में आज पहला प्रश्न था, महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी थी, किस वजह से लौटा दी थी। तो आपको सबको पता होगा, जलियांवाला बाग नरसंहार आपको याद है। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जो ब्रिटिश सरकार ने उनको दी थी। तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के जवाब में अपना केसरी हिंद पुरस्कार लौटा दिया था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने दिया था। क्यों दिया था? तो दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध में उन्होंने जो है वहां पर मदद की थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने एक पुरस्कार लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के जवाब में अपना नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिया था। याद रखना, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का पुरस्कार क्यों लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार। तो 2 पुरस्कार आपको याद रखने हैं। ये दोनों पुरस्कार जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से लौटाए गए थे। ठीक है, आगे ये प्रश्न आपके फॉरेस्ट गार्ड में पक्का बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। भारत का सबसे पश्चिमी विस्तार कौन सा है? कहां पर भारत का सबसे पश्चिमी विस्तार है? मैप से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके पूछे गए हैं इसमें, क्या आपके एमपीटेट में। तो ये एक नया ट्रेंड यहाँ पर व्यापम के द्वारा पकड़ा गया है। मैप से आपसे आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे मैपिंग से। तो मैपिंग को बहुत जल्दी हम कवर करवाने वाले हैं, जिसमें हम एमपी के मैप के साथ साथ में आपका जो भारत का मैप है इसको भी हम यहाँ पर कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो गुहार मोती जो है वो एकदम देशांतर, जो आपका पश्चिमी देशांतर का आखिरी बिंदु है वो आपका गोहार मोती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो याद रखना, पूर्वी बिंदु जो है वो किबीथु जो है वो पूर्वी बिंदु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखिए, तो देशांतर की दृष्टि से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गोहार मोती गांव से गुजरती है। देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। तो जो अंतिम देशांतर रेखा जहां पर भारत से गुजरती है, तो वो आपका गुजरात का गुहार मोती गांव है। ठीक है, और इधर अगर पूर्वी बात करेंगे तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबीथु नामक जो है स्थान है, जहां से
पूर्वी जो है आपकी देशांतर रेखा गुजरती है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। वास्को डी गामा किस देश से भारत आया था? तो याद रखना पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत में आया हुआ था। देखिए 8 जुलाई 1947 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। यहीं से कुछ दूर कोच्चि में वास्को डी गामा की कब्र है। ये प्रश्न पूछा गया एसएससी में कि वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है? तो कोच्चि में वास्को डी गामा की कब्र स्थित है। यहाँ से 3 बार वे पुर्तगाल गए और आए थे। कहाँ से? आपके कोच्चि से 3 बार वह पुर्तगाल गया था और आया था। तो याद रखना 1498 में वह भारत आया था। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सतत विकास अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तीसरी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है? तो देख करके जाना है आपको ये पूरी वीडियो। याद रखना ग्रो हरलेम ब्रडलैंड जो हैं इनके द्वारा सतत विकास की योजना को लागू किया गया था। तो सतत विकास शब्द की उत्पत्ति हमारा साझा भविष्य नामक एक पत्र में हुई थी, जिसे ब्रंडलैंड आयोग के द्वारा जारी किया गया था। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रंडलैंड ने 1987 में जो है पहली बार इसका प्रयोग किया था। तो आपको बस इतना याद रखना है, सतत विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास जो अवधारणा है, ये किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के लिए पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर खोला गया है? तो गया, बिहार। गया जो है बिहार में स्थित है। यहाँ पर आपको याद होगा भगवान बुद्ध को यहाँ पर बोधि की प्राप्ति हुई थी, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वजह से इसे बोध गया कहा जाता है। और बुद्ध लोगों के लिए पहली बार यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर खोला गया है? गया, बिहार में। तो गया, बिहार भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह गया से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में और बोध गया से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। आगे फॉरेस्ट गार्ड जेल पेरी में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सीधा सीधा प्रश्न है, फैक्ट वाला। तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। आइए कुछ जानकारी देखते हैं कितने उपग्रह हैं। तो खगोलविद ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रहों की खोज की है। कितने उपग्रह खोजे गए हैं? 12। इस खोज के बाद से शनि से यह ताज छीनकर बृहस्पति को सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह का ताज मिल गया है। बृहस्पति के अब कुल 95 उपग्रह हो गए हैं, वहीं शनि के कुल 83 उपग्रह हैं। ठीक है? तो 95 उपग्रह के साथ में जो बृहस्पति है वो नंबर 1 पर है। ठीक है? वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके अलावा आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कब है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है? जैविक कपास की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अरब व्यापारियों के द्वारा जैविक कपास की खोज की गई थी। देखिए प्राचीन काल में जैविक कपास का पहला प्रमाण भारत और पाकिस्तान में उत्पन्न हुआ था। पहली शताब्दी तक अरब व्यापारी अपने कपास उत्पादकों को इटली और स्पेन से ले आए थे और जैविक कपास को बाद में मध्ययुगीन काल के लिए यूरोप में पेश किया गया था। तो अरब व्यापारियों के द्वारा जैविक कपास की खोज की गई थी। चलिए GATT का पूर्ण रूप क्या है? गेट का पूर्ण रूप क्या है? देखिए तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ये गेट का फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म आपसे आगे भी पूछा जाएगा। आज 2 से 3 प्रश्न फुल फॉर्म के भी पूछे गए थे। देखिए स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार, क्रियाशील कार्यप्रणाली को जो है कार्यान्वयन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में लोगों ने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और व्यापार के मतलब विश्व में व्यापार का जो है क्रियान्वयन करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 4 जुलाई 1995 को WTO की जो WTO है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? देखिए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए जहाँ विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। कई संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के मिशनों के साथ एक अनूठी जगह है। ठीक है? सेंटर विलियम रैपर्ड इस इमारत का नाम है जहां पर WTO का मुख्यालय स्थित है। ये इमारत का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है ना? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से ही विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय है। ये आपको बिल्डिंग का नाम भी याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पटवारी में ये 4-5 बार प्रश्न पूछा था। आज देखिए एमपी टेट में पूछ लिया है। अब यही प्रश्न आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाएगा। ठीक है? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी ब्रिजानंद की प्रेरणा से की थी। ये प्रेरणा वाला प्रश्न आपका एसएससी में मेंस में पूछा गया था। किसकी प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो स्वामी ब्रिजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये पटवारी में पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नारा है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। IBRD का फुल फॉर्म क्या है? तो देख लीजिए IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये IBRD का फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आईएमएफ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है, की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। याद रखना, जो आपका आईएमएफ है और जो आपका आईबीआरडी है, इन दोनों की स्थापना एक साथ में 1944 में अमेरिका में की गई थी। दोनों की स्थापना आपको याद रखना है, आगे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अनुच्छेद 110 जो है वो कब लागू हुआ था? बड़ा मतलब कि एक तरह से ये प्रश्न पूछा गया कि 110 शुरू में संविधान में था या बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 110 शुरू में ही संविधान में था। जब 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था 1949 में, तब जो है ये आपका पूर्ण रूप से जो है, जब 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था, 1949 में आंशिक रूप से। तो जब पूर्ण रूप से लागू हुआ तो अनुच्छेद 110 जो है वो लागू कर दिया गया था। देखिए 110 में क्या दिया गया है, एक धन विधेयक के बारे में 110 में बताया गया है। एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है, एक मसौदा कानून के रूप में, जिसमें केवल प्रावधान है उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित है, किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, विनियमन, ये मतलब कि कुल मिलाकर के यहाँ पर टैक्स के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें आपकी आर्टिकल 110 में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेंड्रा कोट्स नामक उपाधि धारण की थी। अब ये उपाधियां वगैरह बहुत पूछी जा रही हैं आपके एग्जाम में, कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की थी, कौन सी उपाधि अशोक ने धारण की थी। तो देवनाम प्रियदर्शी जो है, वो देवनाम प्रियदर्शी नामक जो उपाधि है वो अशोक ने धारण की थी। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे यूनानियों के लिए सैंड्रोकोटस या फिर सैंड्रोकोटोस के रूप में भी जाना जाता है, मौर्य राजवंश के संस्थापक और पहले शासक थे। तो मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, उन्हें पहली अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो पहला अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये वे प्रश्न हैं जो आज हमारे पास में भेजे गए थे। जितने प्रश्न लोगों को जितने भी याद थे, उन्होंने अपने अपने प्रश्नों को भेजा था। अब लगभग एमपी टेट एग्जाम समाप्ति की ओर है, तो लोग प्रश्न कम भेज रहे हैं। ठीक है ना, आपका एग्जाम आगे हो तो आप अपने प्रश्नों को जरूर भेजना मेरे भाई। ये हमारा सब्जेक्टिव पेडागोजी की बात करें तो सब्जेक्टिव पेडागोजी 10 नंबर की ही आई थी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सक्सेस जंक्शन के नाम से सर्च करके आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, इसके अलावा प्रीवियस जितनी वीडियो है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा सक्सेस जंक्शन लाइव्स के नाम से हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबों की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जैसे यादव सर की क्लास नोट्स हैं, मैम और जो मैम है उनकी इंग्लिश की बुक है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, ये सब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में मिल जाएंगी। इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना और डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के वो सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा जो भी नई किताबें आती रहती हैं उनका पीडीएफ हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि आपका जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड का पहला पहला शिफ्ट एग्जाम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस, जो सही एग्जैक्ट एग्जाम एनालिसिस होगा, वो आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही लेकर के आएगा। जैसे हमने पटवारी का एग्जाम एनालिसिस कराया, जैसे हमने एमपीटेट का कराया, वैसे ही हम आपका फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई, एमपी पुलिस का भी करवाने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ में बने रहिए। जल्दी ही मिलते हैं आज शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।